हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। पूरे परिवार को आप लोगों के मेरी तरफ से बोलना, ठीक है, और कुछ मीठा मुंह कर लेना। दिन की शुरुआत जो होनी चाहिए वो शानदार होनी चाहिए। वीडियो में थोड़ी सी हल्की सी इसलिए डेली आज लेट डालूंगा क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं शाम बोल रहे थे कि सर मतलब है मेरे पास में मेल आ रखे हैं, किसी के 2 बजे हैप्पी न्यू ईयर, किसी के 3 बजे। तो वो सारी चीज़ें कई सारे बच्चे के सर आज तो संडे है, थोड़ा सा मजे में उठेंगे, थोड़ा सा सर लेट कर देगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, संडे भी है और न्यू ईयर भी है तो अच्छे से थोड़ा सा एक तरीके से एंजॉय करेंगे। लेक्चर शानदार रहने वाला है पर थोड़ा सा कोई नहीं, मैंने कहा हल्का सा इसको टाइम से डिफरेंट डाल देंगे। रेगुलरली टाइम वही रहेगा, टाइम चेंज नहीं है आप लोगों का, टाइम फिक्स है और वो क्या है, वो है आप लोगों का 6 बजे। ये टाइम फिक्स रहने वाला है पर लेकिन न्यू ईयर ऑफर है आज का, तो आप लोग थोड़ा सा इसको वेल कर सकते हैं आज के ऑफर को। ऑफर ये है कि आज थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं हल्का सा, पर अपने शेड्यूल को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना कल से बहुत ही सही तरीके से। तो डियर पास्ट, थैंक यू फॉर द लेसन्स। जो भी आप लोगों ने गलतियां की उससे सीखा और आगे बढ़े। और डियर फ्यूचर, आई एम रेडी, यानी कि भाई साहब पूरा शानदार तरीके से तैयार है अगले साल को शानदार तरीके से एंजॉय करने के लिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, हर एक दिन जो है वो आप लोगों के हाथ में है। समय के साथ में चलोगे तो साथ में लेकर चलेगा, वरना चीजें पीछे छूट जाती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बताना ये पर्सनैलिटी कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखता हूं कौन कौन जो है वो इनके बारे में बताता है, क्योंकि ये फिर से जो है अभी यहाँ पर एक पावरफुल रोल में आ गए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बार बार न्यूज़ में रहते हैं, तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में आप लोगों को होना चाहिए। तो बताइए कि ये कौन है। आर्टिकल यार बहुत शानदार शानदार मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। आर्टिकल एक तो आर्टिकल ऐसा होगा जो कि अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा मैरिटल रेप के बारे में। उसके बारे में कई सारे लोगों की भावनाएं कुछ और हो सकती हैं, पर लेकिन न्यूट्रल होकर सुनना उस आर्टिकल को, ताकि चीजें आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। और भी कई सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पूरा लेक्चर बहुत ही दमदार रहने वाला है, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और फीडबैक जरूर देना जैसा भी लेक्चर लगता है, अच्छा बुरा बताना। और कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं नए साल में लेक्चर के अंदर में तो वही बताना, ठीक है। तो आइए एक एक आर्टिकल देखते हैं अच्छे से। अच्छा ये बताओ आप लोगों में से किस किस की शादी हो चुकी है और किस किस की शादी नहीं हुई है, और कौन कौन शादी करना नहीं चाहता है, या फिर कौन कौन आगे फ्यूचर में शादी करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इस आर्टिकल को देखने के बाद में आप लोग कुछ परसेप्शन चेंज हो गए शादी को लेकर, और आप लोग जो है शादी को लेकर चीज़ें कुछ समझ भी पाओगे कि क्या क्या सिचुएशन जो है वो शादी के अंदर देखने को मिलती है। एक शब्द होता है रेप, जिसके साथ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रेप का नाम सुनते ही इंसान को लगता है कि पता नहीं यार, मतलब इंसान के साथ में क्या किया होगा। उस रेप के लिए हमारी सोसाइटी में सजा भी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है कि किसी ने रेप किया, कोई उल्टी सीधी दुर्घटना की, कोई ऐसी हरकतें की, तो उस इंसान को उसके लिए सजा भी मिलनी चाहिए कि हाँ उसने रेप किया है। पर लेकिन अगर सेम चीज़ शादी के अंदर होती नजर आए तो इसमें आप लोग क्या बोलोगे। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन माना जाता है समाज के अंदर में, जो कि एक कहीं ना कहीं एक परिवार को बनाता है, एक परिवार को जोड़कर आगे लेकर चलता है। पर लेकिन उस शादी में अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो एक प्यार होता है, अगर वहाँ पर एक तरीके से वो प्यार ना होकर वो ज़बरदस्ती हो, वहाँ पर वो एक तरीके से रेप की कैटेगरी में अगर उसको डाला जाए कि हाँ एक ज़बरदस्ती जो है हस्बैंड के द्वारा वाइफ के साथ में की जा रही है, तो ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि हस्बैंड को सारे हक हैं। वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, और इसके लिए कोई कानून नहीं है कि अगर कोई हस्बैंड जो है वो कुछ भी ऐसी हरकतें जो है वाइफ के साथ में करता है जिसको रेप की कैटेगरी में डाला जाए, अगर उनकी शादी ना हो, पर फिर भी यहाँ पर रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। तो ये एक ऐसी तराजू है जो आप लोगों के सामने रखी है, जिसमें अगर आप लोग चीज़ें तोलना चाहेंगे तो आप लोग जो है कन्फ्यूजन में अटक जाएंगे। मतलब यहाँ पर कैसे चेक करेंगे इस चीज़ को, किसका कोई पैरामीटर हो सकता है कि हाँ हस्बैंड जो है उसने ज़बरदस्ती की, या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। तो ये अपने ही आप में काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल इशू है, पर हाँ इस चीज़ों को समझकर आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब मैं ये आर्टिकल आप लोगों को डिटेल में समझाता हुआ चलूँगा। सबसे पहली चीज़ तो यार ये है, अगर कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, वहाँ पर जो प्यार है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। पर लेकिन जब ये प्यार जबरदस्ती में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वहां पर हैवानियत निकलकर सामने आती है। आप लोगों को बता दूं, ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पर वैवाहिक अगर कोई संबंध इस तरीके से लेकर चलता है तो उसको रेप की कैटेगरी में डाला गया है। 185 देश में से 77 यानी कि 77 देश ऐसे हैं जो कि आज की डेट में इसको रेप की कैटेगरी में मानते हैं, और 34 देश ऐसे हैं जो कि इसको रेप की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। और हमारे देश के अंदर भी इसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी लड़की के साथ में यहाँ पर कोई भी इस तरह की घटना होती है, शादी हो जाती है, और उसकी एज जो है
वो बेसिकली देखिए यहाँ पर एक एज का भी क्राइटेरिया रखा गया है, जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि हमारे देश के अंदर में इसको लेकर क्या कानून है, कि अगर किसी लड़की के साथ में कोई ऐसी चीज़ें, जो ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंदर अगर आप लोग जाकर झांकोगे तो वहाँ पर प्रोविज़न है रेप का। वहाँ पर प्रॉपर अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो वहाँ पर प्रोविज़न है रेप का, जो कि सेक्शन 375 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के, ठीक है। पर लेकिन ये वाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है। अगर वाइफ की एज जो है वो 15 साल से नीचे है तो ही उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, अगर 15 साल से ऊपर है तो वाइफ के ऊपर यहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। समझिए, एक लड़का है और एक लड़की है, उन दोनों की शादी हो जाती है। अगर वाइफ की एज जो है वो 15 साल से ऊपर है तो वो लड़का जो है वो यहाँ पर लड़की के साथ में किसी भी तरीके से रह सकता है, अपनी जिंदगी को किसी भी तरीके से एंजॉय कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी रेप का चार्ज जो है वो नहीं लगेगा। तो इसको लेकर बार बार जो है कई सारी जो लड़कियां हैं, कई सारी जो औरतें हैं, कई सारे जो ऐसी एनजीओ हैं वो सड़कों पर आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कि ये बिल्कुल भी सही यहाँ पर नहीं है। मुझे हमेशा जब भी मैं ये आर्टिकल पढ़ता हूँ या आप लोगों को बताता हूँ, मुझे हमेशा मिल्खा सिंह मूवी का वो डायलॉग याद आता है, डायलॉग में तो पिक्चर याद आती है। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर जब वो कैंप में रह रहे होते हैं तो वो होती है एक तरीके की जबरदस्ती। वो सीन जो होता है वो मतलब देखने के बाद में मैं अंदर से मतलब एक तरीके से ना काफ़ी स्तब्ध था। मैंने कहा यार ये देखो मतलब एक तरीके से कैसी सिचुएशन में है यहाँ पर और किस तरीके की रिएक्शन जो है वो इंसान की आ रही है। तो इंसान नहीं, वहाँ पर एक तरीके से एक हैवानियत वाला चेहरा यहाँ पर जो निकल कर सामने आता है। तो इसीलिए यहाँ पर बात की जाती है कि इसको रेप की कैटेगरी में यहाँ पर रखना चाहिए और प्रॉपर डेटा भी है इसके लिए। अगर आप लोग इसके ऊपर एक एनालिसिस करवाओगे यहाँ पर तो बहुत सारा डेटा आप लोगों को मिल जाएगा। खुद यूएन की साइड से यहाँ पर ऐसी बातें निकल कर आती हैं। उसके द्वारा ये बोला गया कि हर 5 में से एक जो हस्बैंड है वो वाइफ को फोर्स करता है फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, बहुत ही गलत तरीके से। और ये कौन बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बात की जा रही है इंटरनेशनल मैन एंड द जेंडर इक्वलिटी सर्वे किया गया था यहाँ पर 2011 में। उसके बेस पर यहाँ पर ये रिपोर्ट निकल कर आई थी जब ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई थी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये कहीं ना कहीं जो पवित्रता मानी जाती है रिलेशनशिप की, वो पवित्रता आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। बोला गया कि मोर देन 2/3 यानी कि 2/3 अगर वुमेन देखें इंडिया में जिनकी एज 15 से लेके 49 यानी कि 15 से लेके 49 के बीच में है, उनको पीटा जाता है, फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं। एक तरीके से ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये भी यूएन के द्वारा ही बोली गई है। देखिए इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक लड़की ना शादी से पहले अगर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और सामने वाला इंसान जो है वो कुछ ऐसा मिल जाए कि शराब पी रहा है या फिर कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है जो कि उसकी गरिमा के अपोजिट में चली जाती है, तो वो लड़की जो अपने पैरों पर खड़ी होगी वो तुरंत एक अच्छा डिसीजन लेकर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल सकती है। पर लेकिन अगर वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, सबसे पहले तो इज्जत बेइज्जती की बात आएगी। इज्जत और बेइज्जती के तराजू में चीज़ें तोलना स्टार्ट कर देंगे लोग कि नहीं यार समाज में क्या कहेंगे, डाइवोर्स ले लिया, ऐसे कैसे चलेगा। सोचो यार एक ज़िंदगी है और उसी ज़िंदगी को हम लोग इस तरीके से बिता दें कि हाँ बिल्कुल पूरे दिन हर दिन रो रहे हैं, हर दिन इरिटेट हो रहे हैं और फिर भी उसी इंसान के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो एक सही रिलेशनशिप होगा और क्या उस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए? तो ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर चेंज करना है और चेंज करने के लिए एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अधिकार आप लोगों के हाथ में लाकर रखेगी, वरना हर एक इंसान जो है वो उसको अलग तरीके से तोलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि ये चीज़ें अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुधरती हुई आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखें यहाँ पर कहीं ना कहीं आज की डेट में ये जरूरी है कि इसके ऊपर यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर काम किया जाए। यहाँ पर अगर वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ पर क्रिमिनल कैटेगरी में डाल रखा है इसको, मैरिटल रेप को क्रिमिनल कैटेगरी में। एक तो मैरिटल रेप को रेप माना गया बहुत सारे देश के द्वारा और बहुत सारे देशों के द्वारा इसको क्रिमिनल कैटेगरी में यहाँ पर डाला गया है। पर लेकिन हमारे जैसे देश जो हैं और खासकर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना, ये यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग संविधान के बारे में यहाँ पर बात करोगे तो संविधान जो है वो भी यहाँ पर इंसान को अधिकार देता है कि आप लोगों की बॉडी है तो आप लोगों के राइट है। तो आर्टिकल 21 के अंदर जब आप लोग जाओगे तो फंडामेंटल राइट को रखा हुआ है। ये जो फंडामेंटल राइट है ये पार्ट 3 में, जिनको आप लोग मूल अधिकार बोलते हो, ये 12 से लेके 35 तक आप लोगों को नजर आते हैं। इसके अंदर में जो आर्टिकल 21 है वो इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि एक इंसान को उसकी ज़िंदगी में अपने हिसाब से जीने का जो है वो अधिकार है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में उसको फोर्स किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं गलत है
और ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो राइट टू इक्वलिटी है उसका भी हनन होता हुआ यहाँ पर नजर आता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली संविधान के अंदर आप लोगों को जो अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं, यानी कि ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर किसी लड़की को अधिकार नहीं मिले हैं एक तरीके से, वो यहाँ पर एक वैवाहिक रिलेशनशिप के अंदर में है, तो ये माना जा रहा है कि विवाह होने के बाद में लड़की के अधिकार आप लोगों ने खत्म कर दिए, उनका फंडामेंटल राइट 21वां जो आप लोगों ने खत्म कर दिया, और जो यहाँ पर बेसिकली 14वां यानी कि 14वां जो अधिकार है वो आप लोगों ने खत्म कर दिया, जो कि राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम के अंदर में आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर उस पर्टिकुलर कैटेगरी को रेप की कैटेगरी में आप लोग नहीं रख रहे हैं तो इनके अधिकारों के बारे में यहाँ पर कैसे आप लोग बातें करोगे। अब यहाँ पर बेसिकली देखिए यार, कई सारे मुद्दे निकल कर आते हैं। जब यहाँ पर कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से पूछता है कि इसको आप कैसे देखकर चलते हो, तो गवर्नमेंट यहाँ पर ये कहती है कि अगर हम लोग इसको रेप की कैटेगरी में रखेंगे तो बहुत सारी ऐसे जो चीजें हैं जो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आएगी। मतलब एक तरीके से यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो शादी विवाह है वो एक बहुत ही एक क्रिटिकल तरीके से आप लोग उसको देख सकते हैं। वैसे ही न्यूक्लियर फैमिली आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है, पर लेकिन ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर कल को चलकर कैसे उसको काउंट करोगे, इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है कल को चलकर, तो ये बातें यहाँ पर बोली जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अगर यहाँ पर बात करें इन सब मुद्दों के ऊपर कई सारी बातें यहाँ पर रखी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात करें कि महिलाओं के साथ में जो सेक्सुअल जो एक तरीके से वायलेंस होते हैं वो किस किस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एक तो फॉर्मर हस्बैंड, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं कि एक तरीके से डाइवोर्स ले लिया, एक तरीके से 13.7% जो है ऐसे केसेस यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी जो उल्टी सीधी हरकतें, कोई रिलेटिव है, कोई एम्प्लॉयर है, जहाँ जॉब करने जाती हैं वहाँ भी आप लोगों को महिलाएं जो है वो सेफ नजर नहीं आएगी। करंट में बात करें तो यहाँ पर आप लोग करंट या फिर फॉर्मर बॉयफ्रेंड के द्वारा भी यहाँ पर कुछ ऐसी जबरदस्ती आप लोगों को देखने को मिलती है, और कुछ ऐसी चीजें जिनको यहाँ पर काउंट भी नहीं किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस जो है वो यहाँ पर लड़कियों को झेलने पड़ते हैं, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें, अगर जब यहाँ पर इन चीजों को आप लोग काउंट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो एम्प्लॉयड भी हैं और मैरिड हैं, 26% जो यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो सोचो जो जॉब वाली जो औरतें हैं, लड़कियां हैं खासकर, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और जिनके पास में कोई खुद का एक तरीके से जॉब वगैरह कोई ऐसी सोर्स ही नहीं है, जो अपने ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, उनके साथ में कितनी चीजें होती है आप लोगों को नजर आती होंगी। जो वुमेन है वो खासकर 53% वुमेन जो है वो हस्बैंड से कम कमाती है, तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन रहता है कहीं ना कहीं सोसाइटी में उनको वो स्टेटस नहीं मिल पाता है जो उनको मिलना चाहिए। और 12.5% जो एक तरीके से हस्बैंड है वो सोचते हैं कि उनका अधिकार है कि वो अपनी वाइफ के साथ में कैसे भी रिलेशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो यार ये एक ऐसी एक घटिया मेंटेलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। टेलीग्राम पर आप लोग जाएंगे तो टेलीग्राम पर यहाँ पर एक चीज मैंने शेयर की थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर एक सिचुएशन है, यहाँ पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में बैठा रहता है और वो क्या करता है, उस वाइफ को फोर्सफुली शराब पिलाने की कोशिश करता है, यानी कि उसको दारू पिलाने की कोशिश करता है। पर लेकिन वहाँ पर जब वो जबरदस्ती करता है, वो वाइफ जो है वो हो सकता है तो शराब पीती नहीं है, पर लेकिन जो भी था, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सिचुएशन। अगर आप लोग देखोगे तो कंडीशन यहाँ पर क्या रहती है, जो 11th क्लास के कुछ बच्चे यहाँ पर रहते हैं वो उसको ऐसा करने से रोकते हैं। तो हस्बैंड जो है वो कहता है कि मेरी वाइफ है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके सामने, तो इसके साथ में। पर लेकिन वो बच्चे जो हैं वो वहाँ पर अड़ जाते हैं उसके सामने, वो बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसकी भी जिंदगी है। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा एक अवेयरनेस की पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद में वो जो जब तक यहाँ पर स्टाफ वगैरह आया वो उन्होंने इंटरफेयर किया, तब तक यहाँ पर जो उसने उसको वाइफ को फोर्स नहीं किया। फिर वहाँ पर मतलब कि सोचो वो बैठा रहता, उसको फोर्स करता, शराब पिलाने की कोशिश करता, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उसकी इच्छा के खिलाफ में है यहाँ पर लेकिन उन बच्चों ने आकर वहाँ पर एक तरीके से बहुत ही बहादुरी का काम दिखाया, वरना वो भी नॉर्मल इंसान की तरह बैठकर अपना इग्नोर कर जा सकते थे, और उसकी वाइफ के साथ में वो कुछ भी कर सकता था, कोई उसको नहीं बोलता। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है यार। जागरूक होना यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ की निशानी है कि इंसान जो है इस तरीके से अपना रिएक्शन फिर देने लगता है। आप लोग खुद सोचें यहाँ पर ये सारी चीज़ें, कल को हो सकता है कोई अपना आपकी कोई ऐसी फ्रेंड हो जिसकी शादी होगी, उसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा हो, या अपने ही परिवार में कई बार जो सिस्टर्स होती हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप लोग कनेक्टेड हैं, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को हमेशा शक्तिमान बनना है, किसी के भी बीच में जाकर कूद जाना है, पर हाँ अगर आप लोग साथ में 2-3 लोग हो, ठीक है, तो जाकर सामने वाले को समझा सकते हो, ठीक है, अगर वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ में खुद का भी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था। एक पर्टिकुलर कोई इंसान था जो कहीं से काम करके आ रहा था, उसके साथ में उसकी वाइफ थी, उसके हाथ में बच्चा था, और उसके इंसान के हाथ में टिफिन था, और वाइफ के भी कुछ हाथ में कुछ और भी था, ठीक है।
और वो उसको थप्पड़ मारते हुए जा रहा था। मैं मॉर्निंग में रनिंग करते हुए आ रहा था, ये काफ़ी टाइम की बात होगी, लगभग 3-4 साल की बात होगी, जब मैं दिल्ली में रहा करता था उससे पहले लगभग, तो तब की बात है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने क्या कर रहे हो ये, तो उसने बोला कि आप कौन, तो मैंने कहा मैं कोई भी हूँ, तुम मार क्यों रहे हो मतलब इसको। तो कह रहा है कि खाना लेके जल्दी आना था, लेट आई है, ये एक तरीके से इसलिए इसको मार रहा हूँ, मतलब वो खाना लेके मॉर्निंग में लेट गई, तो उसने उसको मतलब थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिए। और मॉर्निंग की बात करूँ, ये लगभग जब बात मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ तो ये ऐसी थी लगभग 5:45 की, मतलब वो चाह रहा था कि वो 4 बजे खाना लेके चले जाए, 5:45 या फिर लगभग ऐसी होगी 6:30 बजे करीब के बाद। तो ये कंडीशन आप लोग वहाँ पर समझ सकते हैं। तो सिचुएशन जो है, मैंने बोला कि हाथ मत लगाना आपकी बार, तो कह रहा कि बाबूजी यहाँ पे तो रोक लोगे, मैं घर जाकर मारूंगा तब क्या कर लोगे। अब बताओ उस इंसान के साथ में क्या किया जाए। और वो औरत जो है वो खुद ये कह रही है कि आप प्लीज़ बीच में मत बोलो, आप प्लीज़ बीच में मत बोलो, ये हमारा मतलब पर्सनल मैटर है। वो मारे जा रहा है, वो पर्सनल मैटर उसको लेकर, उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि उसको भी घर में जाकर रहना है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा आप लोगों को एक अलग पैटर्न का जो सिचुएशन आप लोगों को नजर आएगी। और ये आज के डेट में देख सकते हैं कई सारी जगह यहाँ पर मैरिटल रेप जो है उनको अलग तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ पर ये एक पैटर्न आप लोगों को ये भी नजर आएगा जहाँ पर थोड़ी पढ़ी लिखी सोसाइटी है, जहाँ पर थोड़े ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े ठीक तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से ना थोड़ा सा लड़कियाँ अपने अधिकारों को जान रही है, तो वहाँ पर आप लोग देखते हैं कुछ थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें नजर आती हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, हमारी कंट्री में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, अगर आप लोग बात करोगे, जो कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों में कोई भी अगर मारपीट होती है तो उनको रोकता है, ठीक है। पर लेकिन वो रेमेडी देता है, वो वहाँ पर उसको दोषी नहीं ठहराता है। मतलब कहने का क्या है, अगर कोई ऐसी हरकतें करता पाया जाता है तो इसके लिए कानून है, पर लेकिन यहाँ पर वो सॉल्यूशन बताता है, कोई प्रोसीडिंग नहीं कि यहाँ पर जिसने ऐसी हरकतें की है हस्बैंड ने, यहाँ पर उसके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कर देगा, मारपीट करेगा, उसके लिए है कि हाँ उसको रोको, मारपीट उसको न करने दो, पर लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर उसके लिए काम किया जाए। हमारे देश के अंदर में इसके लिए आज से बात नहीं चल रही है, इसके ऊपर 2015 से यहाँ पर पिटीशन गई थी कि इसको रोकना है, मैरिटल रेप की कैटेगरी में डालो, कोई ऐसी हरकतें करता है। तो अब तक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इसको लेकर तब से एक तरीके से स्प्लिट वर्डिक्ट है, यानी कि आधे लोग तो ये बोलते हैं कि हाँ इसको रेप की कैटेगरी में डालना चाहिए, आधे लोग बोलते हैं कि रेप की कैटेगरी में डाले तो सिचुएशन खराब हो जाएगी, रेप की कैटेगरी में इसको नहीं डालना चाहिए। तो कहने का मतलब यार ये सीधा सीधा कि आज भी इसके ऊपर जो है डिबेट और डिस्कशन चलता रहता है। जस्टिस वर्मा कमेटी जो है उसने भी बोला था इसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए, ठीक है, पर लेकिन बात यही रहती है यहाँ पर लॉ कमीशन के द्वारा भी एक तरीके से अपनी बातें रखेगी, सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें यहाँ पर बोलता है, पर गवर्नमेंट का स्टैंड यहाँ पर ये रहता है कि इसके ऊपर और ज्यादा यहाँ पर चीजें देखनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसको क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया तो जो मैरिज सिस्टम है उसके ऊपर एक इंपैक्ट डालता हुआ काफी ज्यादा यहाँ पर नजर आएगा। मतलब समझ में आ रहा है आप लोग यहाँ पर। तो दोनों तरीके से आप लोगों से अगर कोई चीजें पूछे तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट अगर बात करें, एक तरीके से आर्ग्यूमेंट देना है कि क्रिमिनलाइजेशन करना है, ठीक है, तो मैरिज को एक तरीके से लाइसेंस की तरीके से नहीं देखना चाहिए कि मैरिज मिल गई तो तुम्हारे को लाइसेंस मिल गया है कि कैसे भी आप लोग अपनी वाइफ को आप लोग ट्रीट कर सकते हो, तो उसके भी बेसिक अधिकार हैं। मतलब ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं, ये सब एक तरीके से ये अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो उसको क्यों यहां पर एक तरीके से अपोज करना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में यहां पर बोला गया, तो यहां पर रेप तो रेप होता है, चाहे वो वाइफ के साथ में हो चाहे वो किसी एक दूसरी वुमेन के साथ में हो। तो हमारा जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा कैसे। आप लोगों ने देखा होगा पहले से ही यहां पर जो महिला है उसको कंट्रोल रखने की कोशिश की जाती है, तो वही चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आती है। तो इसको थोड़ा सा सोच समझकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसी बातें यहां पर मैं आप लोगों को बेसिकली यहां पर बताना चाह रहा हूं इस आर्टिकल के थ्रू। तो मतलब क्या यहां पर कि कुछ भी आप लोगों के सामने आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या इसके लिए सही बातें हैं, क्या इसके लिए गलत बातें हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड क्या है इसके बारे में, यूएन जो है वो मैरिटल रेप को एक अलग तरीके से यहां पर देखता आप लोगों को नजर आता है कि एक तरीके से लड़कियों के लिए आज के डेट में जो घर है वही सबसे ज्यादा अनसेफ जगह हो गई है। यानी कि जिस घर में वो रहती हैं उस घर में ही वो कंफर्टेबल फील ना करे तो फिर क्या घर रह गया यार, वो आप लोग खुद सोचो, क्या वो कोई घर रह गया वहां पर। तो ये जरूरी है, तो इसलिए कई सारी कंट्री से यूएसए उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया था 1993 में, ऑल 50 स्टेट, ठीक है। कुछ हालांकि कुछ आप लोगों को देख सकते हैं कुछ स्टेट डिफर भी करते हैं इसमें। याद रखिएगा अगर आप लोगों से पूछे कि जो मैरिज है वो कहां पर आता है, तो संविधान के अंदर में आप लोगों को 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, इसी के साथ में स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, तो जो रेप है वो समवर्ती सूची के अंदर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी यहां पर सेंटेंस दिया जाता है लाइफ इंप्रिजनमेंट अगर वो फोर्स करता है वाइफ को। साउथ अफ्रीका के अंदर में इसको 1993 में, और कनाडा के अंदर भी मैरिटल रेप जो है वो पनिशेबल यहां पर रख दिया गया है।
बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर इसको डिक्रिमिनलाइज कर रखा है, उसमें से हमारा देश भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दोनों तरीके से जो ऑलरेडी देश इसको लेकर चल रहे हैं उनसे सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग इस कैटेगरी में यहां पर डाल सकते हैं, और जो यहां पर क्या क्या कमियां और खामियां उसके अंदर हो सकती हैं तो उनको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। तो अब आप लोग बताओ आप लोग किस तरीके से इसको लेना चाहते हैं, आप लोग किस तरीके से इसको समझते हैं। इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, खासकर लड़कियों से क्वेश्चन पूछा सकते हैं इंटरव्यू भी, और लड़के से भी बन सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर डायरेक्ट आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्रिमिनलाइज एक तरीके से मैरिटल रेप। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, कनाडा, इटली। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है बताइए। सही आंसर है यहाँ पर ए। तो ये अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, जो कि कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर मैरिटल रेप के बारे में। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर वाइफ के साथ में अगर वो 15 साल से अगर ऊपर है तो उसको रेप की कैटेगरी नहीं मानी जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हिंट देता है मैरिटल रेप जो है वो एक तरीके से एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एब्यूज, लिविंग रिलेशन चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पर एक तरीके से उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड कराता है ओनली, ना कि कोई चार्ज लगाता है। तो ये यहाँ पर बोला गया है इस पर्टिकुलर जो एक स्टेटमेंट के अंदर में। कौन सी करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी या फिर डी। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप लोगों को मुश्किल होगा कि क्या स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि बड़ा ही छोटा सा चेंज किया गया है, सीआरपीसी लिख दिया गया यहां पर इंडियन पीनल कोड की जगह पर। तो इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंदर में चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी और सेकंड करेक्ट होगी। इवन इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर में। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो यौन शोषण देखने को मिलता है उसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ों को, इन घटनाओं को जो संख्या बढ़ रही है, कैसे इसके साथ में निपटना चाहिए। ठीक है, हमारे देश में कानून है पर फिर भी यहाँ पर चीजें चल रही हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया इज ये काफी एक तरीके से ड्रेडफुल सलर आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक भयानक कलंक है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर लिखने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करना है कि कोई आप लोगों से पूछे, इसको फंडामेंटल राइट के साथ में कनेक्ट कर कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, और शादी को कैसे लेकर चलना चाहिए, लड़कियों के अधिकार क्या होने चाहिए। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो कि एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट हो तो बताना, या आप लोगों को कोई सजेशन है उसके लिए बताना, और फीडबैक जरूर दिया करो कोई भी टॉपिक के बारे में, ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे। ओके, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं और आप लोगों ने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी। अब अगर डेथ पेनल्टी दे दी है, यहाँ पर किसी इंसान को अगर मारना है तो कौन सा ऐसा तरीका होगा कि उस इंसान को जो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। अगर आप लोगों को चूज़ करने के लिए बोला जाए यहाँ पर, तो कौन सा तरीका आप लोग चूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उसको लटका कर मार दिया, यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो इंसान है उसको करंट देकर मारा जा रहा है, यहाँ पर उसको लेथल इंजेक्शन लगाया जा रहा है, यहाँ पर एक ब्लैंक पॉइंट पर शूट किया जा रहा है, और यहाँ पर गैस चैम्बर में डाला जा रहा है। पुराने टाइम पर कई सारे तरीके हुआ करते थे इंसान को मारने के। यहाँ पर गर्दन को कलम कर कर यहाँ पर इंसान को माना जा रहा है, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जैसे समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पर ये इनह्यूमन प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर किसी की जान लेनी है तो थोड़ा सा अब जो है एक नॉर्मल तरीका माना जाता है, या तो फांसी से मार दो या फिर कोई इंजेक्शन देकर यहाँ पर मार दे जाए, किसी का गला काट देना, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, जो कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बात करते हैं, या फिर जो आप लोग जैसा सोचते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सोचिएगा, सुनिएगा इसको थोड़ा सा, इससे आप लोगों को अपने माइंड की पावर समझ में आएगी। ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसके द्वारा कुछ गलती की गई और उसको सजा दी गई कि इस इंसान को जो है मारना है। ठीक है, उसको मारना है मतलब इस इंसान की जो है डेथ पेनल्टी उसको दी जानी है। तो उसको डेथ पेनल्टी देने के लिए पूछा गया कि आराम आराम से मरना चाहते हो या फिर एक झटके में मरना चाहते हो। यानी कि बोला गया कि फांसी से मार दी जाए, या गोली मारकर मारा जाए, या फिर तुम्हारी नसें काट दी जाए और उसमें से आराम आराम से खून टपकता रहेगा और तुम मर जाओगे। तो उसने चूज किया कि खून टपक जाएगा, खून टपकता रहे और आराम से मेरे प्राण निकल जाए, मैं ऐसे मरना चाहता हूँ। रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पर उस इंसान को लिटाया गया, उस इंसान के हाथ पे एक हल्का सा पिन चुभाया गया, और यहाँ पर एक तरीके से इसे सुई लग गई वहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या किया, एक तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये किया गया, उसमें से खून की बूंदें जो है टपक रही, इस तरीके से एक नाली लगा दी, उसमें से पानी टपक रहा था, टप टप टप। और वो जो पूरा रूम था वो इतना शांत था कि उस रूम के अंदर में उस पानी की जो टप टप है वो भी सुनाई दे रही थी। तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी नसों में से खून निकल रहा है और उसकी बॉडी में से जान निकलती जा रही है, वो उसको पूरा फील करा दिया गया। तो ऐसे ऐसे जब टप 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 और एक टाइम पे आके वो टप 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 होना बंद हो गया, और उस इंसान ने देखा कि अब उसकी बॉडी में से खून जो है वो खत्म हो चुका है और उस इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसे ही एक और केस था,
एक इंसान को बोला गया कि सांप के काटने से उसकी डेथ होने वाली है। सांप के काटने से उसकी डेथ होने वाली है, उसकी बॉडी में पिन चुभाया गया, उसको लगा सांप ने काट लिया है। जब रियलिटी में चेक किया गया उसकी बॉडी को, तो उसकी बॉडी के अंदर में जहर जैसी सिचुएशन वहां पर देखने को मिली थी। आखिर इनके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है किसी चीज के ऊपर इतना एग्रेसिव तरीके से सोच देना इंसान का कि यार ये ऐसा ही होता है, तो वो इंसान जो है उसकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है और वही चीजें प्रेजेंट कर देती है। सेम सिचुएशन जब होती है जब आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और सामने वाला हर एक इंसान आप लोगों को बोलता है कि आप लोगों से ये नहीं हो पाएगा। आप लोग खुद देखो, एक ऐसे परिवार में आप लोग रहते हैं जहां पर ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं आपके परिवार में, या फिर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हो गए। ऐसे है क्या? नहीं है ना। आप जिस परिवार में रहते हैं वहां पर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, तो आप लोगों को भी वो चीजें इंपॉसिबल सी लगने लगती है कि मतलब शायद यार सही कह रहे होंगे सारे लोग, तो आप लोगों का माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सेम कंडीशन यहाँ पर डेथ पेनल्टी के टाइम पर देखने को मिलती है। उनका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उस इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। अगर वो ये माने ही ना कि हाँ जितना खून, वो ये सोचने लगे जितना खून यहाँ पर निकल रहा है उतना ही खून मेरी बॉडी के अंदर बनता जा रहा है, मेरी बॉडी बड़ी ताकतवर है, वो डेथ ही नहीं हो सकती। तो आप लोग खुद मान ले कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने तैयारी की है, वो मुझे सिलेक्शन दिलाएगी, ना कि ये क्या सोच रहे हैं मुझे सिलेक्शन दिलाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो यार, ये सारी चीजें ट्रस्ट के ऊपर खेली जाती हैं। अगर आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट रखोगे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पुराने टाइम पे दिक्कतें क्या हुआ करती थी? जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे ना, वही तो पुलिस थे, वही संविधान थे, वही सरकार थे और वही नीति निधान थे। यानी कि सारी चीजें उन्हीं के हाथ में थी। जो उन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। राजा के खिलाफ अगर कोई चला गया तो उसकी खराब तकदीर है। मतलब यहां पर ये होता था कि आज की डेट में राजा को उस टाइम पर अगर आप लोग देखोगे एक इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती थी कि वो भगवान है। यानी कि जो राजा ने बोल दिया, जो राजा ने कह दिया, वही पत्थर की लकीर है। वो सिचुएशन वहां पर क्रिएट की गई थी। उसका सीधे सीधा रीजन क्या था? ये था कि ताकि राजा जो है वो अपनी जिंदगी को ढंग से जीकर जा सके, राजपाट ढंग से चला सके। अगर उसकी कोई इज्जत ही नहीं करेगा तो फिर क्या रह जाएगा? उस राजा के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऐसा माहौल बनाया जाता था। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर एक प्रॉपर तरीके का संविधान आप लोगों को देखने को मिलेगा और उस संविधान के हिसाब से सारे कानून चलते हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो सेंटर के, आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये संविधान का जो पोर्शन है वो जीएस पेपर 2 में आप लोगों का पॉलिटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो आर्टिकल आप लोगों को बार बार देखने को मिलते हैं डेथ पेनल्टी के, इसके ऊपर बार बार आप लोगों को डिबेट और डिस्कशन होता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब संविधान के अंदर आप लोग जाते हो पार्ट 3 के अंदर में, तो वहां पर फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। उसमें एक आर्टिकल 21 है, वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। जब किसी इंसान की आप लोग बेसिकली लाइफ देखते हैं तो वो एक पैदा होता है इंसान एक प्रोसीजर में कि पहले बच्चा होगा, फिर पैदा होगा, फिर पहले बच्चा होगा, पैदा होगा नहीं, पहले पैदा होगा फिर बच्चा होगा फिर वो बढ़ेगा और उस तरीके से उसकी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ेगी। पर लेकिन रियलिटी में देखें, जब वो एक तरीके से कंप्लीट उसकी एज हो जाती है तो डेथ हो जाती है। पर लेकिन अगर हम लोग उसकी एक अननेचुरल डेथ अगर उसको दे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग जब इंसान को डेथ दे रहे हैं तो हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते। यानी कि जब हम लोग जान दे नहीं सकते तो हम लोग जान ले कैसे सकते हैं? कई बार इस मुद्दे पर ध्यान रखते हुए बहुत सारे देश ये बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी जैसी जो है वो चीज नहीं होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी को जो है समाज से हटा देना चाहिए। पर लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो इतने कुरीतिपूर्ण कार्य कर देते हैं समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में, कि लगता है कि यार डेथ पेनल्टी बड़ी छोटी चीज है, इस इंसान को तो मतलब ऐसे मारा जाए कि कोई सोच भी ना सके। जैसे अभी एक बच्ची के ऊपर, जो सोती हुई के ऊपर आग लगा दी जाकर उस इंसान ने, ठीक है। निर्भया वाला केस आप लोग देखते हैं, ऐसा ही एक केस निकल कर आया था साउथ इंडिया में। एक डॉक्टर का रेप किया गया, उसको जलाया गया, अधमरा शरीर हुआ उसका, उसको एक तरीके से मतलब उसकी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखिए। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है ना समाज में निकल कर, उस टाइम पर लगता है कि यार ऐसे दरिंदे क्या सोसाइटी में होने चाहिए। मतलब मन करता है कि यानी चीर पाड़ कर कमों को खिला दो ऐसे इंसानों को। पर लेकिन साथ में हम लोग को यह भी देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, वो गुनाह जो है उसकी वजह से किसी बेगुनाहगार को सजा न मिल जाए। कानून का एक फंडा माना जाता है कि हजारों गुनहगार छूट जाएं, अगर सजा न मिले उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन एक बेगुनाह इंसान को ऐसा नहीं कि सजा मिल जाए, किसी एक बेगुनाह इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक बेसिक रूल फॉलो किया जाता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा काफी लंबा प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन करने में, सारी चीजें करने में। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। दुनिया भर में अगर आप लोग जाकर देखोगे कि डेथ पेनल्टी का क्या क्या प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा डेथ पेनल्टी अगर किसी देश में दी जा रही है, ये कुछ डेटा है आप लोगों के सामने, हालांकि 2018 का है, पर लेकिन मोर और लेस आप लोगों को ऐसा ही कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे चाइना में सबसे ज्यादा डेथ दी जाती है,
दूसरे नंबर पर इजिप्ट देखने को मिलेगा, फिर इराक, पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश भी, मलेशिया भी। यहाँ पर आप लोगों को अपना देश नजर आएगा। यानी कि हमारे देश में भी डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है। ऐसी बहुत से देश हैं जहां पर डेथ पेनल्टी का प्रोविजन जो है वो हटा दी गई है। अबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी बात करें तो 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डेथ पेनल्टी यानी कि जो मृत्यु दंड है वो हटा चुके हैं। हमारी कंट्री में जब आप लोग जाएंगे तो सेक्शन 235 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो यहाँ पर बात करता है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए और किस तरीके से उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्शन 354 जो है वो डेथ पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में यहाँ पर बात करता है। पर लेकिन स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर चीजें होनी चाहिए, यानी कि डेथ पेनल्टी जब यहाँ पर दी जाती है तो रेयर एंड रेयरेस्ट केस वाली बात आती है। एक केस आप लोग याद रखिएगा, ये है बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये केस आया था 1980 में। उस टाइम पर भी यहां पर चीजें बोली गई थी कि रेयरेस्ट एंड ऑफ द रेयर केस होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि सोसाइटी को झकझोर कर रख दे, उस इंसान को जो है वो डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। ऐसे यहां पर 1982 में केस आया, यह है मिथु वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस। 5 जज की बेंच ने यहां पर ये बेसिकली स्टक डाउन कर दिया मैंडेटरी डेथ पेनल्टी, यानी कि उस टाइम पर भी बोला गया कि डेथ पेनल्टी जो है वो मैंडेटरी यहां पर नहीं होना चाहिए। तो बार बार ऐसे केसेस निकल कर आते हैं। जब यूएन से रिलेटेड हम लोग बातें देखते हैं, वो भी यहां पर ऐसी बातें करते हैं कि डेथ पेनल्टी को किस तरीके से लेकर जाना चाहिए, क्योंकि डेथ पेनल्टी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिबेट डिस्कशन होता है। तो नॉर्मली इसको यहां पर बोला जाता है कि इसको रोक देना चाहिए, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट नॉर्मली आप लोग शब्द यहां पर यूज करते हैं। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मानी जाती है कि इंसान की डेथ यानी कि उसकी जान ले लेना, जब उसने कोई हीनियस या फिर काफी ग्रेव कोई ऐसा क्राइम कर दिया जो कि अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत के खिलाफ चला गया। ये इंसान निर्भया वाला केस वो बिल्कुल ऐसा ही केस था जिसमें इंसानियत के खिलाफ चला गया वो केस, ठीक है। अगर आप लोग बात करें यहां पर कई सारे ऐसे केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी कुछ लोगों को छोड़ा गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, वो काफी खतरनाक केस था कि एक औरत के साथ में यहां पर एक रेप, इस तरीके से रेप किया गया, इतने सारे लोगों की जान चली गई और उस पर्टिकुलर केस के अंदर में अभी उनको रिहा कर दिया गया। तो ऐसे केसेस जब सामने निकल कर आते हैं तो यहां पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि डेथ पेनल्टी जो है वो सही है। यहां पर अगर बात करें इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिशमेंट ऑफ डेथ, अगर मर्डर सेक्शन 302 के तहत, डकैती विद मर्डर यानी कि चोरी भी की और फिर यहां पर मर्डर भी कर दिया, सेक्शन 396, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कोई की जा रही है, सेक्शन 120B, वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट यानी कि पता चला सरकार के खिलाफ ही वॉर स्टार्ट कर दी यहां पर, सेक्शन 121। इसी के साथ में आप लोगों ने कई बार यहां पर देखा होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके देश के अंदर कोई गदर मचा देना, अबैटमेंट ऑफ म्यूटिनी, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से आप लोगों के सामने निकल कर आता है कि इस चीज को भी रोकने की कोशिश की जाती है। सेक्शन 132 के तहत यहां पर जो इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का सेक्शन है। कंफ्यूजन कई बार रहते हैं यहां पर, कोई कैपिटल पनिशमेंट बोल देता है और कोई डेथ पेनल्टी बोल देता है। तो ये इंटरचेंजेबली वर्ड जो है वो कई बार यहां पर यूज किए जाते हैं। हमारे देश के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डेथ पेनल्टी इन इंडिया, टोटल नंबर ऑफ डेथ सेंटेंस जो अब तक दिए गए हैं वो बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें 1486 के करीब यहां पर केस निकल कर आते हैं। स्टेट वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा टॉप पर उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, फिर बिहार है, फिर कर्नाटका, फिर मद्रास और फिर दिल्ली, जहां पर सबसे ज्यादा केस जो है वो डेथ पेनल्टी के यहां पर देखने को मिले। अगर बात करें यहां पर मैक्सिमम जो लोग हैं यहां पर वो इकोनॉमिकली काफी वनरेबल है, यानी कि एक गरीब तबका है सोसाइटी का, जिसको यहां पर ये चीज देखनी पड़ती है। बैकवर्ड तबका है सोसाइटी का, ठीक है। एक तरीके से जो कभी स्कूल में नहीं गए हैं, उन्होंने अपनी अगर देखा है तो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी, तो डिड नॉट कंप्लीट सेकेंडरी, 61% ऐसे देखने को मिलेंगे। और प्राइमरी के बारे में बात करें, प्राइमरी और या फिर सोल जो अर्नर है इन द फैमिली, यानी कि एक तरीके से वही कमाने वाले हैं वहां पर, ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये जो डेटा है यहां पर, अगर इस डेटा को आप लोग हटा दो, ये 23% है, बाकी 50% से ऊपर है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये जिनको डेथ पेनल्टी दी जा रही है वो समाज के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं हर तरीके से। अगर बात की जाए, एक तो अपने परिवार को ऐसा छोड़कर जाएंगे यहां पर कि वही कमाने वाले हैं और वो ऐसी हरकतें यहां पर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है यहां पर औरतें नहीं है, लगभग 12 औरतें भी यहां पर ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डेथ सेंटेंस जो आप लोगों को यहां पर ये निकल कर आते हैं, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर जो स्टेज होती है डेथ सेंटेंस की, जैसे ट्रायल कोर्ट के द्वारा, फिर रेफरेंस कर दिया हाई कोर्ट में, फिर आप लोगों को हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, सारे साम दाम दंड भेद लगाए जाते हैं। इसके बाद में जब आखिरी मुहिम बचती है प्रेसिडेंट के पास में जाना, वो भी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी।
निर्भया केस में कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर नजर आई थी, ठीक है। लास्ट में प्रेसिडेंट के सामने भी जाकर गड़गड़ाहट जो है यहाँ पर मचाई गई, पर लेकिन वो लूप होल थे, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लटकना था, तो वो एक अलग मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर बहुत सारा डिबेट डिस्कशन चल रहा है और आगे भी चलता रहना चाहिए जब तक कि सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल जाता है, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जिसको खासकर कई सारे लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए कई सारे लोग कहेंगे कि यार डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन जब कुछ ऐसे घिनौने अपराध हो जाते हैं तो फिर उस टाइम पर लगता है कि डेथ पेनल्टी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों से बात की, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 72वां है यहाँ पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट द पार्डन, एक ऐसे इंसान को पार्डन देना जो कन्विक्टेड है यहाँ पर केसेस के अंदर में। पनिशमेंट सेंटेंस फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन, यानी कि कानून जो भी यहाँ पर यूनियन लॉज है, सेंटेंस फॉर द कोर्ट मार्शल, या फिर सेंटेंस टू द डेथ अगर यहां पर दिया गया है, ठीक है, तो सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ। तो यहां पर अगर बात करें तो बात की जा रही है कि आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट द पार्डन्स टू द पर्सन्स हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, जो भी यहां पर ऑफेंस है इन ऑल द केसेस। तो ये 3 कैटेगरी में अगर यहां पर है तो प्रेसिडेंट के हाथ में आप लोगों को पावर यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो लास्ट रिजोर्ट माने जाते हैं कि हाँ अब ये यहां पर बेसिकली छोड़ सकते हैं, इनके अलावा यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर डेथ पेनल्टी के बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग क्या लगता है कि डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए या फिर डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू रखना चाहिए? इसके ऊपर आप लोगों से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है 2014 में, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे इश्यूज हैं जो कि रेगुलर देखने को मिलते हैं, अभी भी हैं और आगे भी आएंगे। तो ऐसे टॉपिक्स को आप लोग तैयार करके रख सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन क्या था, कई बार प्रेसिडेंट के पास में यहां पर जाती है कि डेथ पेनल्टी के बारे में सेंटेंस को किस तरीके से एक तरीके से यहां पर कमिटिंग करना है, यानी कि एक तरीके से उसको सजा को नहीं कहते एक तरीके से कम करना है या फिर सजा को एक तरीके से हटा देना है। तो इसमें कई बार कई सारा डिले देखने को मिलता है। तो बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना अगर पिटिशन को यहाँ पर, तो एक लिमिट टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम में यहाँ पर चीज़ों को कंप्लीट करना है। वो टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है, उसकी वजह से कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ पर, जिससे डेथ पेनल्टी जो है बोला गया कि डेथ पेनल्टी मोस्टली प्रिवेल करती है एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पॉइंट इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 बोला गया ऑल द डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी अबोलिश्ड द डेथ पेनल्टी। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑल यूरोपियन कंट्री अबोलिश डेथ पेनल्टी, यूएस स्टिल रिमेन विद डेथ पेनल्टी। अगर यहां पर बात करें, ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों एक दूसरे के साथ में जाती नहीं है अगर कॉमन सेंस आप लोग देखोगे। यानी कि डेवलप्ड कंट्री में यूएसए भी आता है और कह रहा है कि सबने अबोलिश कर दी, और यहां पर कह रहा है कि यूएसए के अंदर में डेथ पेनल्टी है। यहां पर अगर आप लोग मैप में देखोगे तो यूएसए के अंदर में कुछ एरिया ऐसे है जहां पर डेथ पेनल्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आप लोगों की सही है, यूएसए के अंदर है, पर लेकिन ऑल डेवलप्ड कंट्री ने हटा दिया है, वो स्टेटमेंट आप लोगों को बिल्कुल गलत यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत हो गई। तो बी यहां पर सही आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं, ये एक पर्टिकुलर जो मैप है ये भी कई सारी बातें आप लोगों को यहां पर बता के जा रहा है। कौन कौन सी कंट्री में डेथ पेनल्टी है, कौन कौन सी कंट्री अबोलिश कर रही है, प्रोसीजर में चल रही है, ठीक है, कौन कौन सी जो है यहाँ पर अबोलिश कर चुकी है। तो ये सारा डेटा आप लोगों के सामने है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूरोप के अंदर भी आप लोग देखते हैं सारी कंट्री ऐसी जहां पर ऑल शब्द आ जाए ना, ऑल ये कर रहे हैं, एवरीवन ये कर रहा है, वो मैक्सिमम आप लोगों को नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो वो गलत देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पांचों उंगली एक बराबर कैसे हो सकती हैं यार, आप लोग खुद भी सोचो, कॉमन सेंस आता है ना। कभी रेयर केस में आप लोग को देखने को मिल सकती हैं चीजें, पर लेकिन रियलिटी में जब जाएंगे तो ये इसी स्टेटमेंट जो होती हैं वो अक्सर आप लोग गलत देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये एक ऐसी स्लाइड है जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार क्वेश्चन बन भी चुके हैं। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली फ्री कर देना, इंसानों को उनकी जिंदगी के लिए आजाद कर देना कि जाओ जीले सिमरन अपनी जिंदगी। तो ये पार्डन हो गया यहाँ पर। एक होता है यहाँ पर कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है टफ पनिशमेंट इनटू लाइटर वन, यानी कि पहले फांसी की सजा दे रखी थी, अब इंसान को है लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया है। तो टफ जो कैरेक्टर है उसको सस्ते कैरेक्टर में चेंज कर दिया है, तो यहां पर इसको आप लोग कम्यूटेशन बोलते हैं। रीमिशन मतलब होता है रिड्यूस पीरियड, यानी कि पहले अगर इंसान को यहां पर 10 साल की सजा मिली हुई थी, अभी उसको यहां पर 5 साल की सजा मिली हुई है, पर लेकिन रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ही है, अगर उसको कोड़े लग रहे हैं तो कोड़े ही लगते रहेंगे, यानी कि उसका चेंज नेचर नहीं किया जाएगा। जैसी सजा है सजा वैसी की वैसी रहनी है, बस उसका टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर क्या था, टफ पनिशमेंट था, ठीक है,
पनिशमेंट इनटू लाइटर, यानी कि फांसी की सजा से उसको नॉर्मल सजा में कर दिया है। टाइम चेंज नहीं किया गया, यहाँ पर टाइम उतना ही रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टाइम चेंज कर दिया गया है। जो रिस्पाइट के बारे में बात की जाती है, ये लेसर सेंटेंस दे दिए जाते हैं इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल वन। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, वो यहाँ पर उसके अंदर है, जेल के अंदर में, तो उसको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, या फिर कोई डिसेबल पर्सन है उसको सहूलियत मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पर लेसर सेंटेंस दिया जाएगा जो ओरिजिनल था उसके कंपेयर में, ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले, ठीक है। लास्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर, यह है रिप्राइव। रिप्राइव का सीधा सीधा मतलब होता है कि स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, यानी कि फांसी की सजा है और उस पर यहाँ पर स्टे लगा देना, ठीक है। इन सारे शब्द से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया कि कम्यूटेशन, रिस्पाइट, रेमिशन या फिर रिप्राइव, तो कौन सी करेक्टली मैच यहाँ पर स्टेटमेंट है। तो इनको आप लोग देखकर इसका आंसर देना है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये सही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो आंसर यहाँ पर इसका बी है। तो इनको देखना आप लोग, मैच करना। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोग कई बार कंफ्यूजन में डाल देते हैं, पर लेकिन ढंग से देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और आंसर राइटिंग के लिए ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये एक ऐसा न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं जो कि रिसेंटली अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बारे में बातें की गई और दुनिया भर के आर्टिकल छपे। इंडियन एक्सप्रेस में नहीं, ओनली हिंदू के अंदर भी आर्टिकल छपे कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जिंगजियान वाला जो रीजन है उसके बारे में बोला कि यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह कि इंसानों को बड़े ही गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर। और चाइना एक ऐसा इंसान है जो कि दोगला इंसान लगता है मुझे। भाई साहब, चाइना ऐसी हरकतें करता है, पाकिस्तान को बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं मुस्लिमों का भी दोस्त हूँ, ठीक है, और खुद अपने यहाँ पर मुस्लिमों को नमाज तक नहीं पढ़ने देता वो इंसान, ठीक है। मतलब उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है कंप्लीटली, उनको उनके रिलीजियस अफेयर भी नहीं करने देता है। जो यहाँ पर ये कम्युनिटी पाई जाती है बहुत बुरी कंडीशन में रहते हैं, इनको उगर कम्युनिटी आप लोग बोलते हैं। तो ये आज की डेट में इतना ज़्यादा अत्याचार इनके ऊपर हो रखा है कि यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के अंदर इनके बारे में बात की गई कि उइगर जो कम्युनिटी है, जो कि एक लिमिटेड मुस्लिम कम्युनिटी आप लोग बोल सकते हैं, उसके ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकता है यहाँ पर चाइना। आप लोगों को पता नहीं होगा, इनके घरों में से लोगों को निकाल कर एक को अलग रीजन में ले जाकर इनको लापता कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और उसका पता भी नहीं चलता है कहाँ पर है। उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, कभी अपने घर वापस भी नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसको आप लोग थोड़ा देखिएगा। ये वैसे दोनों इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया, एक इंग्लिश में होना था, एक हिंदी में होना था, ठीक है। तो ये चलिए इसको मैनेज कर लेना। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। उइगर कम्युनिटी जो है वो चाइना का एक रीजन है, जिसको मैं मैप में भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको जिंगजियान वाला रीजन बोला जाते हैं, ठीक है। तो जिंगजियान वाला जो रीजन है यहाँ पर, उइगर कम्युनिटी जो है काफ़ी लार्ज स्केल पर पाई जाती है। फिर चाइना को यहाँ पर बहुत सारा रॉ मटेरियल देखने को मिला, तो उनको लगा यार रॉ मटेरियल यहाँ से निकालना है। तो भाई साहब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने अपने लोकल एरियाओं को, लोगों को लाकर बसाना स्टार्ट कर दिया। चाइना की एक टैक्टिक्स देखी आप लोगों ने, जहाँ पर चाइना को लगता है अपना दबदबा दिखाना है, वहाँ पर अपने लोगों के घर बना देता है। उसने भूटान की टेरिटरी में जाकर अपने घर बना दिए। तो यहाँ पर भूटान बोलने लगा ये क्या कर रहे हो भाई, तो उन्होंने बोला ये मेरी टेरिटरी है, क्यों, क्योंकि मेरे लोग रहते हैं। बोला सही है बेटा, तुम कल को अभी हमारे मतलब उसकी ज़मीन में आकर यहाँ पर हमारी ज़मीन में बनाकर घर बोले हमारे लोग हैं, कल को हमारे घर में आके बोल लेना, ठीक है। हमारे संडास को बोलना, हम संडास करने जाए तुम्हारा चाइनीज़ बैठा है वहाँ पे कि मैं अपने संडास में बैठा हूँ, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। तो ऐसी हरकतें चाइना वाले करते हैं। तो अभी यहाँ पर इनको रॉ मटेरियल मिलता है काफ़ी लार्ज स्केल पर, तो इसके चलते ये चाहते हैं ये कम्युनिटी यहाँ से हट जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि इनको फोर्सफुली असोल्ट किया जाता है, सेक्सुअली असोल्ट किया जाता है इनको। मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन है यार, इंसानों की तरीके से ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है। और वही पाकिस्तान जो है बार बार उसी चाइना की गोद में बैठता है, और वही चाइना बार बार बोलता है कि पाकिस्तान जो है मेरा लंगोटिया यार है। हालांकि पाकिस्तान ज़्यादा बोलता है, चाइना कम बोलता है। और वही बोलता है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी का दोस्त हूँ। और आप लोग जो खासकर OIC है ना, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आप लोग बोलते हैं, उसका भी दोगला चेहरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर कोई छोटा सा इंसिडेंट हो जाए तो भाई साहब वो तड़क भड़क कर बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 37 हटाना या फिर नहीं हटाना या फिर कुछ भी करना, ये हमारे देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर आता है। तो हमारा खुद का एरिया है, तो हम लोग उसके साथ में कुछ भी करें। तो हम लोग वहाँ पर ऐसा तो नहीं कुछ गलत कर रहे हैं, वहाँ पर टेररिस्ट भेज रहे हैं और डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आ रहा है। आज तक का इतना बजट दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, उसका पता नहीं कहा है। पहली बार इतना बजट जा रहा है वहाँ पर, सबको पता चल रहा है कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो दुनिया भर से लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कई बार इमेज को खराब करने की भी कोशिश की जाती है कि हाँ किस तरीके से इंसान जो है ये सारी हरकतें कर रहा है। आप लोगों को बताऊँ, कल एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे और कहता है कि पढ़ाना आता नहीं है, पढ़ा क्यों रहे हो, ठीक है, कुछ और काम कर लो, क्यों लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हो।
तो मैंने तभी नहीं था एकदम एक तरीके से मैंने खोल रखा और तुरंत मैसेज आ गया और वो तुरंत पढ़ लिया। तो मैंने बोला कि यार ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा, होता है कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, मेरे भी टीचर थे कि मेरे कई सारे टीचर जो मेरी समझ में नहीं आता था। तो मैंने कहा और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यार, उनसे पढ़ लो, ये थोड़ा ना कि मेरे से ही पढ़ना है, जिनको समझ में आ रहा है वो पढ़ लेंगे। तो फिर जब मैंने उसको ये मैसेज लिखा तो तुरंत रिप्लाई करेगा, सॉरी सर मैंने बहुत सारे मैसेज किए पहले, तो मेरे एक ही मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने तो बस ये चाह रहा था कि आप मेरा मैसेज पढ़ के मेरा रिप्लाई कर दो सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, बस इसीलिए सर, पता नहीं। फिर उसने बहुत सारे मैसेज ले गए। तो ये भी तरीके हैं, आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो ये बिल्कुल एक तरीके से आप लोग एक गंदा तरीका बोल सकते हैं इसको, कि सामने वाले को इस तरीके से ट्रीट करना कि वो इस तरीके से रिएक्ट करे और फिर बोलो कि यार ये तो वो चीज़ थी। तो ऐसी ऐसी भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अब फेसबुक पे जाओगे, फेसबुक पे मैंने एक पेंटिंग शेयर की है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि यहाँ पर मतलब वो पेंटिंग शेयर की थी, तो वो एक काफ़ी तसल्ली से बंदे ने बना के सेंड की थी, वो मैंने वहाँ पे शेयर करी, ठीक है। मैंने कहा सिर्फ फैमिली मेम्बर के द्वारा शेयर की गई है। तो वो बच्चा क्या कह रहा है कि बनाने वाले ने जो उसने बनाया उसने बेचारे ने अपनी पूरी मेहनत करी। वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे फालतू की चीज़ें बना के अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। अरे यार वो पेंटर है, वो हो सकता है कि किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हो, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरीके से लेके चल रहा, उसको अच्छा लगा, उसने कुछ सीखा, तो उसको लगा कि यार इस तरीके से काम करना है। तो किसी चीज़ को अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना यार, उस चीज़ के बारे में नेगेटिव मत बोला करो, कम से कम अपनी भी एनर्जी वेस्ट करो फालतू में, और सामने वाला कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करे उसको भी रोक रहे हो। तो ऐसे आदमी बहुत मिलेंगे यार आप लोगों को, उनसे आप लोगों को डिस्टेंस बना के रखनी है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोगों को मतलब अलग ही डायरेक्शन के आदमी मिलेंगे। तो चाइना भी उसी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलता है। एक ऐसा इंसान है, ये कहता है कि मेरे साथ में तुम इकोनॉमिक रिलेशन बना के रखो अच्छे से, और बाकी मैं तेरा एरिया जो है वो छीनता रहूँगा। अरुणाचल प्रदेश में आके कभी नोटंकी कर दूंगा, कभी नोटंकी जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन वहाँ पे आकर नोटंकी कर दूंगा, पर तुम मेरे साथ में इकोनॉमिक रिलेशन बनाए रखो, मेरे यहाँ से तुम सामान खरीदते रहो और मतलब मेरी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते रहो। तो ऐसी ऐसी बदतमीजी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये चाइना की हरकतें तो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके बारे में बातें की जा रही है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें अभी ह्यूमन राइट के इशू के बारे में, उघर कम्युनिटी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, जो उइघर कम्युनिटी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। इसके लिए जो है न्यूजीलैंड जो है वो खड़ा हो गया, बोला कि यार इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे हैं, तो हम इसके लिए यहाँ पर लड़ाई लगेंगे, ठीक है। तो न्यूजीलैंड ने यहाँ पर ये बातें उठाई, तो जिसके चलते चाइनीज गवर्नमेंट जो है गुस्सा भी आई। पर लेकिन वही है कि अगर कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर उसके गुस्से का उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। बोलता है तुझे गुस्सा करना है कर ले। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। बच्चों के साथ में इतना अत्याचार किया जाता है कई बार, तो यहाँ पर एक तरीके से समझोगे नहीं आप लोग, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की चीज़ समझ सकते हो, किसी एक्सट्रीम लेवल की, तो वो लेवल की चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। तो आप लोग इतनी बुरी कंडीशन है कि इंसान को मतलब इंसान ही नहीं माना जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो अभी ह्यूमन राइट में इस मुद्दे को उठाया गया, तो ये पूरा मुद्दा अभी देखने को मिला कि प्रोसिक्यूशन चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। इसके लिए एक अभी यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि जो ह्यूमन राइट काउंसिल ने कि इंडिपेंडेंट बॉडी यहाँ पर होनी चाहिए जो इस पूरे मुद्दे को देखेगी कि उइघर कम्युनिटी के साथ में आप लोग कैसा बर्ताव यहाँ पर कर रहे हो, उन लोगों के बच्चों को किस तरीके से आप लोग ट्रीट कर रहे हो, उन लोगों की महिलाओं को किस तरीके से आप लोग ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर कई बार तो चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ पर लोगों को जाने भी नहीं देती है कि आप लोग वहाँ पर देखने जाओ, उससे पहले ही उनको रोक लेती है, ऐसी भी हरकतें करती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कम से कम बच्चों को एजुकेशन मिले वो नहीं मिल पा रहा, आगे चलकर इन बच्चों को पता चलेगा तुम्हारे बाप का पता ही नहीं है चाइना गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो इनको कितना गुस्सा आएगा और इनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है फिर आगे चलकर। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, बार बार इस पर आर्टिकल आएंगे बहुत सारे। देखिए किसी भी टॉपिक को ना, अब मान लीजिए फ्री बीज वाला आर्टिकल है, आप लोगों ने देखने को मिलेगा हर एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में दबा दबा कर कवर किया गया। एक बार बैठो, A4 साइज़ की शीट लो, अपने नोट्स तैयार कर लो और कहानी खत्म हो गई, ठीक है। उस A4 साइज शीट पर कि भाई साहब फ्री बीज है क्या, उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या पॉजिटिव है उसके बारे में, क्या नेगेटिव है, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ वो चीज़ें। तो एक बार आप लोग बैठो, नेगेटिव पॉजिटिव से देख लो, क्वेश्चन बना हुआ है एक बार वो देख लिया, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन बताया जो ऊपर वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो माइंड में क्लैरिटी आप लोगों की चलेगी, तो सारी चीज़ों का सोल्यूशन आप लोग निकाल पाओगे, ठीक है। यूपीएससी देखिए आप लोग यहाँ पर, यूपीएससी खुद यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है ऑलरेडी। वो कह रही है कि यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर ये कम्युनिटी पाई जाती है, ये पर्टिकुलर एरिया पाई जाती हैं, तो ये ऑलरेडी कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। कुर्द कम्युनिटी के बारे में कुर्दिस्तान मैंने कितनी बार पढ़ा है, बांग्लादेश के अंदर है कुर्दिस्तान, फालतू की क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आंसर ये खत्म हो गया। मधेसी कम्युनिटी कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने। रोहिंग्या कम्युनिटी जो है म्यांमार के अंदर है, इसके बारे में कितनी बार बातें की हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं आंसर क्या हो गया, ये हो गया आंसर सी। तो ये आप लोग देखिए सी आंसर हो गया। तो यहाँ पर कुर्दिस्तान आप लोगों को देखने को मिलता है जब सीरिया,
तुर्की, अर्मीनिया, ईरान, इराक, इनका सबका छोटा छोटा रीजन काट के, छोटा सा भाई मुझे रीजन दे दे, यहाँ पे अपनी खाट बिछा लूंगा मैं, ठीक है। तो अपनी चारपाई बिछा ली इसने यहाँ पर और बोलने लगा अब तो ये मेरा एरिया हो गया, ठीक है। मधेसी कम्युनिटी यहाँ पाई जाती है नेपाल के नीचे वाले एरिया में, ठीक है। और रोहिंग्या कम्युनिटी यहाँ पाई जाती है, जिनको मार मार कर म्यांमार से भगाया। तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर जो है वो देश की सिक्योरिटी होती है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, अगर हमारे देश में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सारी की सारी एक साथ आकर किसी पॉइंट पर काम करने लगे तो उसको आप लोग कैसे देखोगे। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक आप लोगों के सामने आने वाला है, जिसको आप लोगों से अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक तरीका थिएटर नहीं होता है, जिस तरीके से मूवी देखने जाते हैं तो थिएटराइजेशन इसको बोला गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से थिएटर को रंगमंच बोलते हैं। तो ये एक ऐसा रंगमंच है जहाँ पर हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अपने कर्तव्य दिखाती हैं, जैसे मूवीज देखने आप लोग जाते हैं। पर लेकिन ये कर्तव्य जो रहता है ये जान पर खेलने का कर्तव्य रहता है, यानी कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करने का। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, ये थिएटर कमांड बोलते हैं थिएटराइजेशन को। हमारे देश में ये सारी चीज़ें किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पज से रखी गई। जब कारगिल की लड़ाइयाँ आप लोगों को देखने को मिली, इसी के साथ में सेखतकर कमेटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। कारगिल की वॉर कब हुई थी बताइए जरा, हमारे देश में कब कब आप लोगों को देखने को मिले, और सेखतकर कमेटी कब यहाँ पर बनाई गई थी, इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सेखतकर कमेटी हमारी कंट्री में डिफेंस में रिफॉर्म लाने के बारे में यहाँ पर बात करती है। तो इसने बोला था कि थिएटर कमांड यहाँ पर होनी चाहिए। तो थिएटराइजेशन और थिएटर कमांड का मतलब है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे मिलकर किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पर काम करें, ताकि कल को कोई दुर्घटना वहां पर घटे तो उससे बचाया जा सके। जैसे कि समझ सकते हैं कि जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में है, वहां पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कंबाइंड सिंगल सर्विस कमांड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कई सारे रीजन में एग्जिस्ट करती है। तो वेस्टर्न थिएटर कमांड यहाँ पर इसको बोला जाता है। नॉर्दर्न थिएटर कमांड जहां पर चाइना के साथ में, क्योंकि दो देश हमारे लंगोटिया यार हैं, तो इनके साथ में थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा बर्ताव करना पड़ता है, इसलिए सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चाइना के साथ में है। मैरीटाइम कमांड फॉर इंडियन ओशन रीजन के साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। आइलैंड कमांड ये ऑलरेडी जो फंक्शनल है अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन के अंदर में, क्योंकि वहां पर उस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी ज़्यादा जरूरी है हमारा सतर्क रहना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, अगर बात करें तो किस किस के साथ में आप लोगों को चीज़ देखने को मिल रही है, पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में। पाकिस्तान के साथ में हो गया, इस साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना के साथ में इसलिए हो गया यहाँ पर ओशन, इंडियन ओशन के रीजन में आप लोगों को देखने को मिल गया, और एक हो गया यहाँ पर ये अंडमान वाले रीजन के अंदर में। तो ये हम लोगों ने पर्टिकुलर रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, और जो हमारे यार दोस्त हैं इस रीजन में, उनका एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी यहाँ पर ये कमांड आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये 4 कमांड है, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, मैरीटाइम, और इसी के साथ में यहाँ पर आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार वाले रीजन में। तो ये 4 जो एरिया हैं, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एक साथ में मिलकर यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है, और इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कई बार यहाँ पर जब ये अपनी एक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कोई भी इस तरीके से, तो यहाँ पर एक, तो ये आप लोगों को न्यूज़ में यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी काफ़ी ज़्यादा, हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो इकोनॉमी के अंदर में, बैंकिंग के अंदर में आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। FSR, ऐसा लगता है कोई इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा प्रस्तुत की गई हुई रिपोर्ट होगी, पर लेकिन हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ये बायनोरल रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में यहाँ पर बताती हुई नजर आती है, ठीक है। तो अगर ग्लोबल लेवल पर आप लोग बात करें, ग्लोबल फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट वो कौन प्रस्तुत करता है, तो IMF। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें तो हमारे देश के अंदर में तो RBI प्रस्तुत करता है, और ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर ग्लोबल लेवल पर आप लोग देखेंगे उसको, तो वो IMF यहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो कंफ्यूज मत होना इसको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि यहाँ पर एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या रिस्क है। जैसे कोविड-19 आया था, आप लोगों ने देखा, ठीक है। इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर रसिया और यूक्रेन आपस में लड़ गए, या हमारे देश में आप लोगों को खासकर मॉनसून जो है एग्रीकल्चर पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। वो सारी चीज़ें हमारी कई सारी, जैसे NPA बात करते हैं, ग्रोस NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स,
ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है कि एक तरीके से जो बैंक है उसके अंदर में जो पैसा दिया है वो पैसा उसको वापस नहीं मिल पा रहा है सिस्टमेटिक वे में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बोला गया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑल जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर में आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से ना कहीं यहाँ पर जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें हो रही है तो हर लेवल पर आप लोगों को इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो इसलिए सारे फाइनेंशियल सेक्टर है उनको इकट्ठा करके यहाँ पर ये सारी चीजें इकट्ठी की जाती हैं। सब कमेटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के ऊपर इवेल्युएट करती है, तब जाकर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और एनपीए के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई। ठीक है, तो एनपीए जो है यहाँ पर बात की जा रही है कि वो घटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो कम हो रहा है। तो ये बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत ही अच्छी एक खबर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, सोचो अगर बैंक के पास में पैसा नहीं है, सारा पैसा जो है कोई लेकर बैठ गया और उसने रिटर्न भी नहीं किया, तो बैंकिंग सिस्टम आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि क्रेडिट लोगों के पास में जाए और फिर यहाँ पर वो क्रेडिट जो है वो वापस भी आए। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं पैसा जो लोग लेकर जा रहे हैं वो पैसा रिटर्न भी करें, तो वो सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छी बात है अगर इकोनॉमी रिकवर करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस एक ऐसा पावरफुल वेपन है हमारे पास में जो कि इंडिया और रसिया के द्वारा मिलकर बनाया गया। तो इसी ब्रह्मोस के ऊपर कई सारे आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं। सबसे पहले तो यही है कि ये ब्रह्मोस जो है अलग अलग जगह से आप लोग लॉन्च कर सकते हो, यानी कि आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर कि इसको हवा में भी, जमीन से भी, जहाज से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो सारे वर्जन आप लोगों को यहाँ पर हमारे पास में इसके देखने को मिलेंगे। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी यहाँ पर जो इसकी रेंज एक्सटेंड करने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्रूज जो एक तरीके से यहाँ पर ब्रह्मोस एयर लॉन्च जो क्रूज मिसाइल वर्जन आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में था। तो ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रसिया का, हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर और मोस्कवा रिवर जो रसिया की है उसके नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। अच्छी बात यह है कि हम अभी इसको बेच ही पा रहे हैं, कई सारे देश जो हैं हमसे इसको खरीद रहे हैं, तो ये पॉजिटिव बात बोल सकते हैं। हम लोग पार्ट है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का, तो इसकी ओब्लिगेशन के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ पर पहले इसकी जो रेंज थी 290, तो हम लोगों ने जैसी एंट्री की यहाँ पर एमटीसीआर के अंदर में हम लोग बोल रहे हैं कि 450 या फिर 600 किलोमीटर तक इसकी रेंज जो है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो कंट्री है ना एमटीसीआर के अंदर में उसको एक रेस्पॉन्सिबल तरीके से देखा जाता है कि जो भी काम करेगी वो रेस्पॉन्सिबली करेगी। चाइना वाली उसकी जो पाकिस्तान वाली हरकतें नहीं है कि बोले कुछ और किया कुछ जाए, यहाँ पर वो सारी सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। तो एक पॉजिटिव साइड से यहाँ पर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इसके बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, खासकर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग इस टॉपिक को काउंट करोगे तो। ओके, ये जो पर्टिकुलर न्यूज है यहाँ पर ये कर्नाटका से नजर आती है आप लोगों को निकलती हुई, हालांकि इसमें थोड़ा सा जिक्र आप लोगों को गोवा का भी देखने को मिलेगा। ठीक है क्या यहाँ पर, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा और थोड़ा सा मैप भी आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बात किसके बारे में की जा रही है, ये है यहाँ पर कालसा बंडूरी। तो कालसा जो बंदूरी प्रोजेक्ट या परियोजना आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये सेंटर के द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया गया है। ये इंप्लीमेंट यहाँ पर किया जाएगा अभी, कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर में। है क्या बेसिकली यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम मादी रिवर आप लोगों ने सुना है, इसको आप लोग मांडवी रिवर भी बोलते हैं। और ये रिवर आप लोगों ने मैंने डिस्कस की थी खासकर गोवा के मामले में, तो गोवा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि इसकी दो आप लोगों को एक तरीके से ट्रिब्यूटरी नजर आएंगी, इसकी सहायक नदियां, जिसका नाम है कालसा और दूसरी का नाम है यहाँ पर बंदूरी। ठीक है, तो इसी के नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया। तो यानी कि महादेवी रिवर में से पानी जो है यहाँ पर इधर को लाया जाएगा ताकि इस रिवर के थ्रू यहाँ पर पानी को सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सके। तो ये फोकस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि पानी को जो है एक सही डायरेक्शन में यहाँ पर लेकर चलने की बात यहाँ पर की जाती है। तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, तो ये पर्टिकुलर फ्लो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो रिवर है वो गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र कई सारे एरिया में फ्लो होती है, आप लोगों को नजर आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। इसी के साथ में जो डैम है यहाँ पर इसके ऊपर बनाए जा रहे हैं, खासकर जो महादेवी रिवर के ऊपर पानी को जो एक सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सके, और जहां पर ड्रोथ एरिया है, सूखा एरिया है, वहां पर पानी को जो है सही तरीके से यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा याद रखिएगा इसके बारे में। तो पानी को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, डैम बनाए जाते हैं पानी को डाइवर्ट करने के लिए। तो यह है बेसिक यहाँ पर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें हैं, ये हल्का सा आप लोग समझ सकते हैं, कुछ भी अगर कंफ्यूजन रहे तो माइंड में क्लैरिटी लेकर चलनी है। एक प्रहरी मोबाइल ऐप है, डायरेक्ट पूछा जाए यहाँ पर तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यहाँ पर ये ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। इसी के साथ में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा रिलीज किया गया हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका पूछे कौन यहाँ पर रिलीज करता है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये बताना। इंडिया के द्वारा फर्स्ट मेट्रो रेल टनल बनाया गया हुगली। हुगली कहाँ पर है, हुगली रिवर पता है ना, ये वेस्ट बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो
तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, पता होना चाहिए आप लोगों को पर्टिकुलर एरिया के बारे में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा मेगा डेयरी कर्नाटक के अंदर में यहाँ पर ये इनोग्रेट किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर बोटनिकल गार्डन जो है वो सेटअप किया जाएगा। ये पर्टिकुलर देखिए आप लोगों से ना कई बार लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कई बार अगर स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो ये तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, चिंगलपट्टू जो पर्टिकुलर रीजन है उसमें आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर। इंडिया और साइप्रस के द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस देश के साथ में साइन किया गया, साइप्रस के साथ में। ब्राजील के एक फुटबॉलर थे जो रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, तो इनका नाम था पेले, ठीक है। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फुटबॉलर थे, शायद इनके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना भी होगा, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोगों को बताने हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूँ रिसेंटली अभी, तो पता होना चाहिए। बात की जा रही है पेमेंट फ्रॉड के बारे में। तो रिपोर्ट पेमेंट फ्रॉड के ऊपर जो दक्ष ये मेंटेन की जाती है कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा, सेबी, नीति आयोग, एसबीआई या फिर आरबीआई। सही आंसर क्या है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया कि कौन अपॉइंट करता है, किस कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अभी कहाँ का, ये बेसिकली आप लोगों को इजराइल का। तो किसको अपॉइंट यहाँ पर किया गया है, तो पहला है यहाँ पर, इनका नाम है यहाँ पर आइजैक हर्जोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू, नेक्स्ट यहाँ पर अमीर ओहाना, नेक्स्ट यहाँ पर यह है इस्तेर हयात। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। हालांकि पिक्चर मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी आप लोगों को। आईसीसी मेंस T20 के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो 2000 जो ईयर 2022 का 2000 ये अभी जो खिताब मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो किसको शॉर्ट लिस्ट इसके लिए किया गया है, यानी कि एक तरीके से आईसीसी जो यहाँ पर ये क्रिकेट है T20 के लिए, जो क्रिकेटर को यहाँ पर ईयर 2022 का कौन से क्रिकेटर को शॉर्ट लिस्ट किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। तो सूरज कुमार यादव, हार्दिक पांडे, अर्शदीप सिंह और इसी के साथ में ईशान किसान। तो सही इंसान कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर कौन सी मिसाइल का अभी एक्सटेंड रेंज करने की बात की गई है, नाग, ब्रह्मोस, त्रिशूल या फिर निर्भया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताइए जरूर, इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है बहर अल अरब के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये पर्टिकुलर एक आप लोगों को यहाँ पर रिवर देखने को मिलेगी, खासकर ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा जूम करके भी दिखाएंगे। लेंथ इसकी 800 किलोमीटर के करीब है यहाँ पर, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए होता क्या है, कई बार जब आप लोगों से मैप पूछा जाता है ना, तो आप लोगों को माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैप में आप लोगों से बातें पूछी जाए तो ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली साउथ वेस्ट जो सूडान और इसी के साथ में ये बेसिकली सूडान और साउथ सूडान को अलग किया गया था 2011 में अलग करके। तो इसके साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। 800 किलोमीटर की जो रिवर है यहाँ पर ये, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखेगा। ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर एक बार मैप में जाकर खुद से भी आप लोग देखना, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। सी सेट का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये इसको आप लोग देखिएगा यहाँ पर। तो कौन सा आंसर सही है ये आप लोगों को बताना है। इसको डाइस वाला है बेसिकली, तो सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। सही आंसर यहाँ पर इसका ए होगा, ठीक है। तो ये देखना, तो क्वेश्चन के आंसर एक बार देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर क्या है आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, किसके द्वारा यहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, पेमेंट फ्रॉड के बारे में कौन बात करेगा, तो आरबीआई बात करेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू साहब को फिर से अपॉइंट कर दिया गया, तो ये काफी बड़ी बात है। फिर से एक नया चेंज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला है। तो क्वेश्चन पूछे जाए तो याद रखिएगा, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव साहब जो हैं उनको यहाँ पर चुना गया है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले आते हैं। और ब्रह्मोस के बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो माइंड में डाउट होगा तो उसको दूर करना है, ओके। तो कैसा रहा आज का ये डिस्कशन, ये जरूर बताना। कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, और कोई भी डाउट होगा तो उसको आप लोगों को दूर करना है, और साल को शानदार तरीके से लेकर चलना है। तो ऑल द बेस्ट यार, ऑल ऑफ यू। अच्छे से एंजॉय करना इस साल को, और बिल्कुल बताना कौन सी ऐसी नई चीज होगी जो इस साल में कम से कम आप लोग इंक्लूड करने वाले हो, और पूरी साल नहीं छोड़ेंगे उसको। जैसे कल एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया कि सर मैंने 2022 में 1 जनवरी से आपका लेक्चर देखना स्टार्ट किया था, और आज पूरा 1 साल हो गया है, एक भी दिन मैंने लेक्चर जो है वो मिस नहीं किया। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ा कमिटमेंट है। सबके बस की बात नहीं होती यार इस तरीके से कमिट करना चीज़ों को। अगर आप लोग कोई भी ऐसा कमिट कर पा रहे हो तो आप लोग समझिए कि आप लोग बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हो लाइफ में, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। बाकी इसी, अरे हाँ यार चलिए कोई नहीं, ये आप लोग ही वो कह रही है, मैं इनको मैंने कहते हैं कि एक तरीके से
एक्साइटमेंट में डिस्कस करना भूल गया। कोई नहीं, पीपीटी में आप लोगों को मिल ही जाएगी, बोलोगे तो कल डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लेना। और बाकी आप लोगों को मिल ही गई है, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर कर लेना। क्वेश्चन मिलेंगे, उनके ऊपर आप लोग देखना, आंसर देना। और इसी के साथ में टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। ईयर जो आप लोगों का बेसिकली यहाँ पर जो ये मंथली पीडीएफ है, उसका पूरा ईयर का भी आप लोगों को एक तरीके से ना हर महीने का आप लोगों का पड़ा हुआ है टेलीग्राम पर, तो पूरे ईयर के इकट्ठे कर आप लोग अपने पास में रख लेना रिविजन के लिए। तो ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से एंजॉय कीजिए इस डे को, और कोई भी कमी खामियां नहीं रखने, आगे बढ़ते रहना है जोश के साथ में। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।